कम्युनिकेशन एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ वो लोगों को कनेक्ट करवाता है। आज ई-कॉमर्स का ज़माना है, जिसमें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से अलग-अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑल्सो दूसरी तरफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हमारे देश की सिक्योरिटी को कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ऐसे में कम्युनिकेशन एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, जो मैटर ऑफ राइट्स भी है कि आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है और देश की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी बनी रहे। अगर हम 1885 की बात करते हैं, उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का संगठन हो रहा था और नेशनल मूवमेंट धीरे-धीरे जोर पकड़ रही थी। ऐसे में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को यह लगा कि कम्युनिकेशन के ऊपर रोक लगाने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे को एक कानून लाना चाहिए, जिसका नाम है टेलीग्राफ एक्ट 1885। उसके बाद जैसे-जैसे हम समय में आगे बढ़े, टेलीग्राफ से हम आए लैंडलाइन फ़ोन्स पे, कॉर्डलेस फ़ोन्स पे, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और आज एक वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के सिस्टम में एनग्रेव हो चुका है। ऐसे में हमारे नागरिकों के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से निकलने वाले हमारे जो राइट्स हैं कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, कोई भी शो देख सकते हैं, किसी को भी ईमेल, मैसेज, ऑडियो नोट भेज सकते हैं। उसको देश की सिक्योरिटी के साथ कैसे बैलेंस करना है और जैसे-जैसे साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन राइट्स को और इन थ्रेट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस सब को मैनेज करने के लिए सरकार लेके आती है टेलीकॉम बिल 2023। सबसे पहले अगर हम समझें, तो जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, वो हमारी सोशल ग्रोथ में तो मदद करता ही है कि ई गवर्नेंस में टेलीकॉम का काफ़ी बड़ा रोल है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम आधार कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा, फ्री लीगल एड सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सोशल ग्रोथ के लिए, अलग-अलग सोशल ग्रुप्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कोविड के समय पे हमारे को रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के साथ-साथ हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी काफ़ी भारी पैमाने पर टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर निर्भर है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स, फाइबर, कॉपर वायर्स होंगे, तभी आप इंटरनेट से जुड़ पाएँगे और तभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियो, ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो से आप कुछ-कुछ ऑर्डर कर पाएँगे। उसमें आप जुड़े लोगों को देखिए, जो डिलिवरी बॉयज़ हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, इस सब ई-कॉमर्स की वजह से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है और कितनी कंपनियों को मुनाफ़ा हो रहा है। तो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही ज्यादा वाइटल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा कि डिजिटल वॉरफेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल के डेटाबेस को हैक कर लिया गया था। उससे पहले मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर साइबर अटैक करके पूरे बंबई शहर की बिजली को गुल कर दिया गया था। कई बार हमने देखा कि कैसे अलग-अलग सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों के ऊपर उनके डेटाबेस लीकेज की रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं। इवन कुछ बड़ी कंपनियों ने भी अपने डेटा लीकेज रिपोर्ट करे। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे देश में 3 मेजर कानून थे, जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करते थे। एक था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो अंग्रेजों के ज़माने में आया था लॉर्ड डफरिन द्वारा। फिर था इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, ये भी अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। और फिर आया तीसरा टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। तो आप ये देखिए कि 1950 के बाद से मोर और लेस हमारे देश में टेलीकॉम के कानून में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि टेक्नोलॉजी आसमान को छूने लगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक, 100 एमबीपीएस तक की स्पीड, 200 एमबीपीएस तक की स्पीड हमारे घरों के इंटरनेट में आने लगी। तो ऐसे में सरकार को यह लगा कि हमारे को इन सब कानूनों को रिप्लेस करके एक लेटेस्ट कानून लाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। इसी के साथ साथ एक और हमारे देश में कानून है, जिसे कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, जिससे ट्राई करके जो बॉडी है वो एस्टैब्लिश की जाती है। ये कानून में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। ये तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया, लेकिन इस कानून को अमेंड किया गया बाय टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो आप समझते हैं कि इस बिल के मेजर फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये बिल केंद्र की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऑथराइज करें प्लेयर्स को, कंपनीज को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि अगर रिलायंस जियो अपने टावर लगाना चाहता है, तो उनको सरकार से परमिशन चाहिए होगी। अगर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया
अलग अलग जगहों पे अपने नेटवर्क सेट करना चाहते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन चाहिए होगा। यहां पे आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है और ये पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बात आती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो है वो एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और इसलिए यहां पे केंद्र की सरकार जो है वो नोडल अथॉरिटी है परमिशन देने के लिए। तो कल को आप अगर कोई अपनी टेलीकॉम कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। तो अगर कोई भी प्लेयर अपनी टेलीकॉम सर्विसेज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसे ऑपरेट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं या फिर अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं कि और ज्यादा ऑप्टिक फाइबर, और ज्यादा टावर्स, और ज्यादा कॉपर वायर्स लगाना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होगा। ऑल्सो अगर कोई भी व्यक्ति कोई रेडियो इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो भी केंद्र सरकार की अप्रूवल के बाद ही होगा। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वर्ड है रेडियो इक्विपमेंट, ये वो टेप रिकॉर्डर नहीं है जो हमारे घरों में होता है जिसपे हम एफएम सुनते हैं। ये उस रेडियो इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही है। यहां पर इस बिल में रेडियो इक्विपमेंट का मतलब है जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, मतलब कि जो रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे आपके घर अगर स्टार प्लस का या फिर सोनी का नेटवर्क आ रहा है तो वो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर से आ रहा है। या फिर अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह आपको फोन कॉल करना है तो जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के थ्रू जाएगा। उन्हें हम कहते हैं रेडियो इक्विपमेंट। यहां पे आपको एफएम रेडियो वाले टेप रिकॉर्डर से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर कोई भी कंपनी अलग अलग टाइप के ट्रांसपॉन्डर्स लगाना चाहती है तो उनको भी केंद्र की सरकार से अप्रूवल चाहिए होगा। नाउ ये बात हो गई कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ये पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो रेगुलेट करेगी, क्योंकि इट इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। सवाल उठता है कि आपने कई बार सुना होगा स्पेक्ट्रम एलोकेशन। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना सिग्नल भेजना है तो वो एक पाइपलाइन के थ्रू जाता है, एक ऐसा मानिए कि एक टनल के थ्रू जाता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये एक नेशनल रिसोर्स है, देश की संपत्ति है और सरकार इसे अलग अलग कंपनियों को देती है अलग अलग काम करने के लिए। जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, इन सबको ये स्पेक्ट्रम दिया जाता है। और जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो सारे सिग्नल्स स्पेक्ट्रम के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो यहां पे बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करेगी, अलग अलग कंपनियों को स्पेक्ट्रम देगी, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई प्रयोग नहीं है। अब आप ये समझिए, ये हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर की, लेकिन कुछ वर्ष पहले जीएस पेपर 2 पॉलिटी में एक सवाल बना था जहां पे पूछा गया कि जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है और 3 कृषि कानून, 3 एग्रीकल्चर बिल्स जो थे, दे हाईलाइट क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बिल जो थे उनका मुद्दा अलग था। डिजास्टर मैनेजमेंट का बिल डिजास्टर के ऊपर बेस्ड था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट बीमारियों के ऊपर बेस्ड था, कृषि कानून जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे। यूपीएससी ने उन बिल्स के प्रोविजंस नहीं पूछे, वहां पे उस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये तीनों बिल जो हैं ये हमारे अर्ध संघीय ढांचे, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। अगर आपको सिमिलर पैरेलल क्वेश्चन अब आता है तो आपको ये समझ आना चाहिए, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये बिल क्यों क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ऐसे में स्पेक्ट्रम एलोकेशन का पूरा काम केंद्र की सरकार करेगी और यहां पे बिल में साफ साफ बोला गया कि सरकार जितना भी स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के माध्यम से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिडिंग से होना चाहिए। मतलब कि भाई भतीजावाद नहीं होगा कि मेरे भतीजे की टेलीकॉम फैक्ट्री है तो उसे स्पेक्ट्रम अलॉट कर दीजिए, नहीं। ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बोलियां लगेंगी, जो सबसे ज्यादा सरकार को पैसा देगा उन्हीं को स्पेक्ट्रम यहां पे दिया जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करे गए हैं। सवाल उठता है कैसे एक्सेप्शंस? सरकार ने बोला कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे हम ऑक्शन नहीं कर सकते। उन केसेस में ऑक्शन करे बिना अपनी मर्जी से हम कंपनियों को स्पेक्ट्रम देंगे। सवाल उठता है कि ये कौन से केसेस हैं? तो बिल के अंदर 8 ऐसी बातें लिखी गई हैं जहां पे बिना ऑक्शन के स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जा सकता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस की कोई बात है तो यहां पे बिना ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है कि मिलिट्री को, नेवी को, एयरफोर्स को कम्युनिकेशन के लिए अपने पहाड़ों में अलग अलग जगहों पे सिग्नल चाहिए, वहां पे स्पेक्ट्रम अलॉट किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पसेस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। मतलब क्या आप ये समझिए कि कल को इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अगर हमसे स्पेक्ट्रम मांगती है तो वहां पे ऑक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस बिल के अंदर बोला हुआ है कि अगर हमारे को सैटेलाइट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमारे को ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है। इवन रिलायंस जियो का भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम मांगते हैं तो वहां पे भी ऑक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक हल्का सा कंट्रोवर्शियल क्लॉज है जहां पे ये आ सकता है कि कुछ अलग अलग लूप होल्स का इस्तेमाल करके प्राइवेट बिजनेसमैन को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का नाम यूज करके। इसके अलावा डीटीएच टीवी सर्विसेज, जो आपके घर में अलग अलग डिश टीवी एंटीना लगे हुए हैं टीवी देखने के लिए, उनमें भी अगर स्पेक्ट्रम एलोकेशन करनी है तो आपको ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कंपनीज को जो है ऑक्शन एलोकेट स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सकते हैं। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज होते हैं जब वो उड़ते हैं या जो शिप्स पानी में जाते हैं, वो फिर भी अपने बेस स्टेशन पे बात कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि उनको स्पेशल टाइप के स्पेक्ट्रम्स एलोकेट किए जाते हैं जिससे कि वो बेस स्टेशन के साथ नॉन स्टॉप कनेक्टेड रहें। ऑल्सो बीएसएनएल एमटीएनएल को स्पेसिफिकली ऑक्शन में पार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरकारी कंपनीज हैं। सरकार इनको अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना स्पेक्ट्रम दे सकती है, यहां पे इनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के पर्पसेस के लिए हमारे को ऑक्शन करवाने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन को स्पेक्ट्रम चाहिए तो उन्हें ऑक्शन में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, सरकार उन्हें अपने आप ही स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देगी। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है, दैट इज क्वेश्चन अबाउट आर्टिकल 14। आपको पता है कि आर्टिकल 14 हमेशा बात करता है अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के आगे सब बराबर हैं। लेकिन यह आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। आपको यह भी पता है कि आर्टिकल 14 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं। तो अब आप यहां पे देखिए कि सरकार सबको ऑक्शन के माध्यम से स्पेक्ट्रम देगी, लेकिन सरकार ने इस बिल के अंदर ही कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जहां पे दिखाया गया कि इन एरियाज में हम रूल से हट सकते हैं। रूल क्या है कि ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां पे आर्टिकल 14 का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हुए बोला गया कि इन केसेस में कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन नहीं होगा। तो आप समझिए कि यहां पे पॉलिटी के दो कॉन्सेप्ट से हम इस बिल को लिंक कर सकते हैं। एक जो हमने देखा क्वाजी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, और दूसरा आर्टिकल 14। अब यहां पे इस बिल में मैंने आपको बताया कि टेलीकम्युनिकेशन दो धारी तलवार होती है, उसके बेनिफिट्स भी हैं तो उससे रिस्क भी आ सकता है। उसी रिस्क को टैकल करने के लिए यहां पे गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं। सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ इंटरसेप्शन। आप किसी से बात कर रहे हैं और सरकार के पास ये पावर है कि वो उस बात को सुन सकती है। आपने किसी को कोई वीडियो, ऑडियो, मैसेज, इमेज भेजी, सरकार उसे देख सकती है, सुन सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। मतलब कि ये जो पावर ऑफ इंटरसेप्शन है, ये पावर देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस की गई है। ये पावर टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर भी थी, और ये अपना जो बिल है 2023 का उसमें भी है। ये जो पावर है इंटरसेप्शन की, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है कि वो कोई भी मैसेजेस जो हैं बिटवीन टू पीपल, उनको या तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। कि मतलब सपोज करिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पे दो पावर हैं। एक कि वो ये पढ़ सकते हैं कि मैं आपको क्या मैसेज भेज रहा हूं, दूसरा वो हमारे कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, ये दो लोग जो बात कर रहे हैं ये देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है और इसलिए इनके कम्युनिकेशन लाइन को इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं मतलब कि पढ़ सकते हैं, और दूसरा वो ब्लॉक कर सकते हैं। इन दोनों बातों में आपको फर्क जानना है। सवाल उठता है कि टेलीकम्युनिकेशन, सर आपने बताया कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे पावर ऑफ इंटरसेप्शन क्यों दिया गया है? बेसिकली आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है। ऐसे में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार, क्योंकि डिजिटल जमाना है, लोग आपस में जो है भड़काऊ मैसेजेस, वीडियोस वायरल कर देते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। उन सब चीजों को रोकने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर ऑफ इंटरसेप्शन दिया गया है। अब यहां पे दो वर्ड्स हैं जिनको मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन करा है। एक है मैसेजेस
और एक है सर्टेन ग्राउंड्स। इन दो वर्ड्स के ऊपर हमारे को स्पेशल फोकस देना है। यूजुअली अगर हम ये वर्ड मैसेज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप की बात हो रही है, लेकिन इस बिल के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि यहां पे मैसेजेस का मतलब है कोई भी सिग्नल, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कैसी भी इंफॉर्मेशन जो टेलीकॉम नेटवर्क के माध्यम से भेजी जा रही है उसको यहां पे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो यहां पे आप समझिए कि जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 था वो मोस्टली जो बात कर रहा था वो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा था कि जो टेलीग्राफ डिवाइस होता था उससे जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी वहां पे उस टेलीग्राफ के रेगुलेशन की बात हो रही थी। यहां पर लैंडलाइन फोन्स, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के ऊपर भेजे जाने वाले मीडिया, टेक्स्ट, उन सब की बात हो रही है। मतलब कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू टेलीग्राफ एक्ट 1885। यहां पे आपको ये दूसरा जो कीवर्ड है वो ध्यान रखना है, सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब कि अगर हम थोड़ा आर्टिकल 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अगर आप एक व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इमेज या वीडियो भेज रहे हैं, वो कवर होता है आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 1A। लेकिन ये आर्टिकल जो है एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। उन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रयोग करते हुए इस बिल के अंदर ग्राउंड्स डाले गए कि हम किन किन ग्राउंड्स पे लोगों के कम्युनिकेशन को ब्लॉक या इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे जो ये सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं ये वो ही ग्राउंड्स दिए गए हैं जो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है एज रिस्ट्रिक्शंस ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि पब्लिक इमरजेंसी इंक्लूडिंग डिजास्टर्स, पब्लिक सेफ्टी, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। इन सब ग्राउंड्स पे कि आप किसी को भड़का रहे हो कोई क्राइम करने के लिए, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस बिगाड़ रहे हो, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ जा रहे हो, या फिर कोई डिजास्टर आ गया, कोई पब्लिक इमरजेंसी आ गई, इन सब एरियाज में आप जो है कम्युनिकेशन को या तो इंटरसेप्ट कर सकते हो या मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हो। तो मतलब कि हमने क्या देखा कि आर्टिकल 19 से निकलने वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे को ये राइट देता है कि हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसी आर्टिकल में दी गई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है। यहां पे आपको एक बात और समझनी है कि सपोज करिए अगर इस बिल में कल को सरकार अमेंडमेंट करके कोई और एडिशनल ग्राउंड्स लेके आती है जो आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं है, तो ऐसे में इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि यह बिल हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए सरकार ने जितने भी ग्राउंड यहां पे मेंशन करे हैं वो ग्राउंड्स आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके ही यहां पे डाले गए हैं। ऑल्सो पावर ऑफ इंटरसेप्शन के साथ साथ सरकार के पास एक पावर और है। हमने देखा कि सरकार जो है अलग अलग कंपनीज को, रिलायंस, जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम एलोकेशन करती है। अब अगर वो कंपनी स्पेक्ट्रम को आगे किसी और प्रकार से यूज करना चाहती है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद यूज कर सकती है। मतलब कि अगर रिलायंस जियो अपना स्पेक्ट्रम बेचना चाहता है, उसे किसी और को आगे किराए पे देना चाहता है, या फिर उसे सरेंडर करना चाहता है कि मेरे को अभी ये रिलायंस जियो का धंधा चलाना ही नहीं है, मेरे को बंद करना है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की परमिशन लेके स्पेक्ट्रम की सेल, ट्रांसफर, लीज और सरेंडर किया जा सकता है। तो हमने ये समझा कि यहां पे मेजरली जो पावर्स दी गई हैं स्पेक्ट्रम रिलेटेड, टेलीकॉम रिलेटेड, वो दी गई हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जहां पे बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर की, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर्स दी गई हैं, जैसा कि हमने इंटरसेप्शन और ब्लॉकिंग के केस में देखा। ऑल्सो केंद्र की सरकार के पास यहां पे और भी पावर्स हैं इस बिल के अंदर, जैसे कि केंद्र की सरकार अगर चाहे या फिर राज्य की सरकार अगर चाहे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क या इक्विपमेंट को पोजेशन में ले सकते हैं। मतलब कि अगर सरकार को लगता है कि एक पर्टिकुलर मोबाइल टावर है जो गिर सकता है या उस टावर का इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं,
तो सरकार उसके ऊपर कब्जा करके उसके ट्रांसपॉन्डर्स निकाल सकती है और उस टावर को डिसफंक्शनल कर सकती है। या फिर सरकार अगर चाहती है कि किसी व्यक्ति के मैसेजेस जो हैं प्रायोरिटी पे आगे भेजे जाएं, कि सपोज करिए वॉर का समय चल रहा है और हम चाहते हैं कि उस एरिया में जो हमारे जवान हैं, हमारे कमांडर्स हैं, उनके मैसेजेस प्रायोरिटी पे ट्रांसफर होने चाहिए, तो हम ये टेलीकॉम कंपनीज को आदेश दे सकते हैं कि हमारे जो जवान सीमा पर स्थित हैं उनके मैसेजेस को प्रायोरिटी में आगे भेजा जाए। या फिर अगर प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, कहीं पे साइक्लोन आया है और प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं, तो ऐसा ऑर्डर जारी किया जा सकता है कि आप इनके मैसेजेस को प्रायोरिटी पे आगे रख के उनसे लिंक करवाइए। सिमिलरली फॉर अदर केसेस ऑल्सो अगर आपको किसी एरिया में टेलीकॉम की सर्विसेज को सस्पेंड करना है, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास टेलीकॉम बिल 2023 के अंडर पावर है। आपने देखा होगा कि कई बार कोविड के समय पे या फिर अलग अलग जगहों पे जब दंगे होते हैं, जैसे कि मणिपुर में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग केसेस में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करवाया गया और कम्युनिकेशन टावर्स को डाउन कर दिया गया था। इसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ऐसे केसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंड करवा सकते हैं। तो आप समझिए कि यहां पर जो केंद्र की सरकार है उनके पास कितनी वेरीड पावर्स हैं कि वो दो लोगों के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट और ब्लॉक भी कर सकते हैं और पूरे एरिया के कम्युनिकेशन को सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तो आपको यहां पे माइक्रो और मैक्रो दोनों केसेस समझने होंगे। ये जितने भी केसेस हम यहां पे देख रहे हैं, ये सब देश की सिक्योरिटी को देखते हुए यहां पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिमिलरली ये बिल कहता है कि जो केंद्र की सरकार है उनके पास एक पावर है, दैट इज पावर ऑफ सर्च। पावर ऑफ सर्च का मतलब होता है कि अगर केंद्र की सरकार को लगता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है रेडियो कम्युनिकेशन का, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या फिर केंद्र की सरकार को लगता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई डिवाइस, कोई इक्विपमेंट छुपा के रखा हुआ है टेलीकॉम का, जो कि हानिकारक हो सकता है देश की सिक्योरिटी के लिए, तो ऐसे में वो व्यक्ति उनके घर, उनके किसी वेसल में, वेसल का मतलब हो गया उनके पास कोई शिप है, कोई यॉट है, कोई बोट है, वहां पे उनके प्लेन्स में, उनके घर में जो है छापा मार सकते हैं, वहां पे सर्च कंडक्ट करा जा सकता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसी कोई भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये जो पावर टू सर्च है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो आप ये समझिए कि यूजुअली क्या होता है कि अगर पुलिस को किसी के घर जाके कोई सर्च करना होता है तो उनको कोर्ट से वारंट चाहिए होता है, लेकिन यहां पर बिना किसी वारंट के, बिना सीआरपीसी को ध्यान में रखे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं किसी के भी घर में कुछ भी सर्च कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि यहां पे कोई टेलीकॉम इक्विपमेंट छुपा हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पावर सर्च की केंद्र सरकार को दी गई है। ऑल्सो केंद्र सरकार को यह पावर दी गई कि जितने भी हमारे टेलीकॉम नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनमें क्या स्टैंडर्ड लगेगा, उसके लिए जो पूरी स्टैंडर्ड्स की लिस्ट होती है वो केंद्र की सरकार निकाल सकती है। मतलब कि अगर एक मोबाइल बन रहा है तो उसमें कौन सी क्वालिटी का एंटीना लगेगा, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उसमें किस प्रकार का इंक्रिप्शन होगा, अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है तो वहां पे कितने बिट्स में डेटा इंक्रिप्ट होगा, कितने बिट्स में डिक्रिप्ट होगा। ये सारे के सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं अलग अलग डिवाइसेस, नेटवर्क्स, टावर्स, टेलीकॉम के सारे इक्विपमेंट्स के लिए केंद्र की सरकार ले डाउन कर सकती है। नाउ यहां पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मतलब जैसे कि रिलायंस, भारती, जियो, वोडाफोन, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया है। देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो केंद्र सरकार की शक्तियों की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मोबाइल ऑपरेटर होते हैं उनके पास क्या अधिकार इस बिल में दिए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट उनको इस बिल में दिया गया, दैट इज राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे का मतलब होता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो हैं किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर जो हैं अगर उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में मेरा टावर लगना चाहिए, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के नीचे से मेरी फाइबर केबल जानी चाहिए, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर से मेरी कॉपर वायर जानी चाहिए, तो वो कंपनी वहां पे जाके जिसकी भी वो बिल्डिंग है उनके साथ समझौता करके वहां पे अपना टेलीकॉम नेटवर्क ले डाउन कर सकते हैं।
सपोज करिए वो बिल्डिंग एक सरकारी बिल्डिंग है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार के साथ समझौता कर सकते हैं। यदि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की बिल्डिंग है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ एक अग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल मना करते हैं कि आप मेरी बिल्डिंग में टावर नहीं लगा सकते, अंडरग्राउंड फाइबर कॉपर केबल नहीं डाल सकते, उस केस में टेलीकॉम ऑपरेटर केंद्र की सरकार को सूचित करेंगे और फिर केंद्र की सरकार अपने एंड पे एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी। इस पावर को बोला गया राइट ऑफ वे, जो कि एक अधिकार दिया गया टेलीकॉम कंपनीज को, जिससे कि हमारे देश के कोने कोने में मोबाइल के सिग्नल्स पहुंच सकें। सिर्फ रेयर केसेस में ऑन सब्सटैंशियल ग्राउंड्स केंद्र की सरकारें राइट ऑफ वे छीन सकती है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है एक बहुत ही स्टिकी ग्राउंड पे है, एक ऐसा बहुत ही अलग ग्राउंड है कि जहां पे देश की सिक्योरिटी सॉवरेंटी या कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो, तो वहां पे केंद्र की सरकार बोल सकती है कि नहीं सर, इस वाली बिल्डिंग या इस वाली प्रॉपर्टी पे आप अपना टावर नहीं लगा सकते, इसके अलावा आपको जहां लगाना है आप लगा सकते हैं। तो यहां पे कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह राइट ऑफ वे दिया जाएगा, तो ऐसे में सरकार जो है वो तो हैंडल कर लेगी कि सरकार के पास पूरी पावर है और उन्होंने ही लाइसेंस दिया है, उन्होंने ही ऑथराइजेशन दिया है, उन्होंने ही स्पेक्ट्रम दिया है, तो टेलीकॉम कंपनी सरकार के साथ तो बहुत ज्यादा नहीं लड़ाई करेंगे। लेकिन यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति है, आपके हमारे जैसा एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, और वहां पे अगर जोर जबरदस्ती की जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके बारे में बिल के अंदर कुछ नहीं लिखा। मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए इस बिल के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं दिए गए हैं। तो ये इस बिल की एक नेगेटिव बात हम लिख सकते हैं। अगर आपको मेंस में इंटरव्यू में पूछते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है उसके क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सुधारे जा सकते हैं आने वाले समय में, तो वहां पे हम ये पॉइंट जरूर बोलेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं दिया गया है। ना अभी तक की अगर एक बारी फटाफट से समरी देखें, तो हमने देखा कि केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सकते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं, मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क को अपने कब्जे में ले सकते हैं, अलग अलग जगहों पर सर्च और सीजर कर सकते हैं, और इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स ले डाउन कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। एज इट इज पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको खुद से इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो मेरे खुद की ऐप पे मुदित गुप्ता के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे अभी 3 मेजर कोर्सेज चालू हैं। एक पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के करंट अफेयर्स का प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, यहां पे पूरे करंट अफेयर्स में कवर करने वाला हूं। दूसरा है एडवांस सीसैट, जिन्होंने मेरा बेसिक सीसैट कोर्स ऑलरेडी करा हुआ है उनके लिए ये एडवांस्ड मॉड्यूल है प्रैक्टिस के लिए और नए शॉर्टकट्स जानने के लिए। एक कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। ये सारे के सारे कोर्सेज मेरी वेबसाइट mudids.com, मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन और मेरे iOS एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यहां पे हमने केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर की बात कर ली, ऑपरेटर्स को क्या अधिकार दिए गए हैं उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि अगर एक मोबाइल यूजर है, आपके हमारे जैसा व्यक्ति है, उनको क्या प्रोटेक्शन दी गई है इस बिल के अंदर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नॉर्म्स ले डाउन करेगी कि जो हमारे को अलग अलग मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट्स के एसएमएस आते हैं, जो आपको पता है कि हमारे को स्पैम मैसेजेस लगते हैं, उनको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस ले डाउन करेगी। ऑल्सो एक डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर बनाया जाएगा, जहां पे अगर आप किसी नंबर से फोन कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, तो आप वो डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर में रजिस्टर करवा सकते हैं केंद्र सरकार के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा ईमेल, एसएमएस, कॉल आ रहा है जो कि मैलवेयर है, मतलब कि जिसमें कोई स्पाईवेयर, मैलवेयर या फिर कोई थ्रेट हो सकता है, उनको रिपोर्ट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म इस बिल के अंदर बनाया जाएगा। तो टेलीकॉम नेटवर्क्स को सेफ बनाने के लिए, वहां से साइबर थ्रेट्स को हटाने के लिए और स्पैमिंग को हटाने के लिए केंद्र की सरकार यहां पे कदम उठाएगी। साथ में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह बोला गया कि वो एक ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे कि यदि आप किसी एसएमएस को स्पैम बोलते हैं, मैलवेयर बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर में कोई नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की हेल्पलाइन पे कॉल करके ये सारे काम कर सकें और अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकें। ये जो है मोबाइल यूजर्स के लिए ऐसे प्रोविजंस यहां पे क्रिएट करे जाएंगे। नाउ ये जो टेलीकॉम बिल है, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ देश की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि हमारे देश में सोशलिज्म के स्पिरिट में, समाजवाद के स्पिरिट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट, टेलीफोन मिले, ये भी इस बिल का एक नियत है।
आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट नेशन। ऐसे में उस सोशलिज्म के स्पिरिट को फुलफिल करने के लिए कि हमारे देश की तरक्की में सारे लोगों की भागीदारी हो, सारे देश के लोगों को उस डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले, इसलिए सरकार ने एक फंड बनाया है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। ये जो फंड है, ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर बनाया गया था, जिससे कि जितने भी अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। जहां पे अभी तक इंटरनेट मोबाइल के टावर नहीं पहुंचे हैं, वहां पे इस फंड के पैसे का इस्तेमाल करके हम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये जो 2023 का हमारा टेलीकम्युनिकेशन बिल है, यहां पे इस फंड का नाम चेंज किया गया और इसे यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से बदल के डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया। तो यहां पे प्रीलिम्स में वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो डिजिटल भारत निधि है, ये कौन से बिल के अंदर बनाया गया है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सेम है, सिर्फ नाम बदल दिया कि अंडर सर्व्ड एरियाज जो हैं वहां पे मोबाइल टावर सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया, डिजिटल भारत निधि। इसका पैसा इस्तेमाल करके अंडर सर्व्ड एरियाज में टावर लगाए जाएंगे। ऑल्सो ये जो बिल है 2023 का, ये हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में भी कुछ बदलाव करता है। आपको ये पता है जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई है, फाइनेंशियल सेक्टर में सेबी है, इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीएआई है, वैसे ही हमारे टेलीकॉम सेक्टर में एक रेगुलेटर है जिसका नाम है टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पे इस बिल के माध्यम से ये चेंजेस करे गए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन बनना चाहता है तो उन्हें टेलीकॉम के फील्ड का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और यदि वो टीआरएआई के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन टाइम लिमिट्स को यहां पे चेंज किया गया है, मतलब कि अब ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को टीआरएआई का मेंबर बनाया जाएगा जिससे कि टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो हमने ये समझा कि इस बिल में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं की गई, बल्कि सोशलिज्म के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है और इस बिल को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पे इस बिल में कुछ ऑफेंसेस भी मेंशन्ड है कि यदि आप सरकार की गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, इफ यू गो अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर आप अनऑथराइज्ड यूटिलाइजेशन करते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट का ड्रग स्मगलिंग के लिए, बिटकॉइंस प्रमोट करने के लिए, आतंकवाद प्रमोट करने के लिए, पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म प्रमोट करने के लिए अगर आप इंटरनेट टेलीकॉम का यूज करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ऑफेंसेस के अंदर कवर होंगी। इस बिल के अंदर दो प्रकार के ऑफेंसेस दिए गए हैं, सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस। यहां से प्रीलिम्स का सीधा क्वेश्चन निकलेगा कि जो हमारा टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल ऑफेंसेस की बात करता है या वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा। प्रीलिम्स 2023 में आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने एक्ट्स में से कितने सारे सवाल पूछे और इसीलिए इस एक्ट को, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग हमारा कम्युनिकेशन के लिए कानून है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, इन दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है और उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स ले डाउन की गई हैं। सवाल उठता है कि अगर टेलीकॉम से रिलेटेड कोई केस सामने आता है तो क्या होगा, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई केस हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, तो उस केस में क्या होगा। यहां पे गाइडलाइंस ले डाउन किए गए। जितने भी यहां पे सिविल केसेस हैं उनको एजुडिकेट करने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनमें निर्णय लेने के लिए केंद्र की सरकार जो है एक एजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर की रैंक के होंगे। क्रिमिनल केसेस नहीं जाएंगे, सिविल केसेस। सिविल केसेस में एजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगर डिसीजन को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप एक अपील्स कमेटी के सामने 30 डेज के अंदर अंदर इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। अपील्स कमेटी में केंद्र सरकार के सीनियर मेंबर्स होंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर की रैंक के होंगे। अगर आप अपील्स कमेटी के डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप जाएंगे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जिसे टीडी सैट भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो टीडी सैट है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 के अंडर ही एस्टैब्लिश करा गया, जिसके अंडर बेसिकली टीआरएआई बनाई गई थी। तो उसी एक्ट के अंदर ये टीडी सैट नाम का ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया गया है। तो जितने भी सिविल केसेस हैं
उनको इस तरीके से एडजुडिकेट करने की बात करी गई है, और क्रिमिनल केसेस के लिए तो केस सीधा कोर्ट में ही चलेगा। नाउ इस बिल में जो बेसिक प्रोविजंस थे वो तो हमने समझे। सवाल उठता है कि मेंस, एसए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल में हमारे को क्या समझना है। सबसे पहले हमने देखा कि सरकार के पास इंटरसेप्शन, मैसेजेस को ट्रैक, ब्लॉक और सस्पेंड करने की पावर है। लेकिन सरकार वो कैसे करेगी, किन हालातों में करेगी, कब करेगी, क्या रूल्स रहेंगे, उन चीजों को बिल के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। ये सारी की सारी चीजें सरकार ने बोला कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर बनाएंगे। बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे सरकार क्या करती है कि कुछ प्रोविजंस को बिल के अंदर नहीं डालती और वो अपने सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स को बोलती है कि आप इनके ऊपर रूल्स बनाइए। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक डेमोक्रेसी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मिनिमल यूज ही अच्छा माना जाता है, कि मतलब जितना कम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस्तेमाल हो उतना ही हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा बातें पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी उतना ही ऑपोजिशन बोल पाएगी, उतना ही लोग उस बात को सुन पाएंगे और सरकार कटघरे में खड़ी हो पाएगी। डेमोक्रेसी का सेंस यही होता है। लेकिन अगर इंटरसेप्शन और सस्पेंशन के रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आएंगे तो उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो पाएगी पार्लियामेंट में, और ऐसे में सरकार जो रूल्स बनाना चाहे वो रूल्स बना सकती है। तो ऐसे में अगर इंटरसेप्शन के रूल्स को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर डाला गया है तो ये हल्का सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इंटरसेप्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, काफी सेंसिटिव मैटर है, और ऐसे में पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होना जरूरी था। दूसरा चैलेंज है सेपरेशन ऑफ पावर का। अगर सरकार किसी के मैसेजेस इंटरसेप्ट करना चाहती है, ट्रैक करना चाहती है, ब्लॉक करना चाहती है, सस्पेंड करना चाहती है, तो यहां पे सरकार वो निर्णय खुद लेगी। मतलब कि ये पूरा का पूरा डिसीजन एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। सरकार खुद से ही अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कस करके निर्णय लेगी। यहां पे पार्लियामेंट का रोल नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आ रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट्स खुद ही इसके रूल्स बनाने वाले हैं, तो पार्लियामेंट का रोल नहीं है। और यहां पे जुडिशरी का कोई भी रोल बिल के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में लोगों के राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव कर रहा है, बिना पार्लियामेंट और जुडिशरी के ओवरचेक के। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हल्का सा सेंसिटिव हो रहा था, क्योंकि यहां पे काफी सारे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, और एग्जीक्यूटिव अकेले अगर लोगों के राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो ऐसा कई बार हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव को यह समझ ना आए कि किस हद तक हमारे को रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, और वो एक प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस करके जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। ऐसे में लोगों के राइट्स के लिए एक उल्लंघन हो सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहां पे अगर आपको इंटरसेप्शन, ब्लॉकिंग या सस्पेंशन करना होता है तो आपको पहले जुडिशरी से परमिशन लेनी होती है अंडर द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन ये जो रोल ऑफ जुडिशरी है इंडिया में नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या फिर जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर पूरी पूरी एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी गई है, और यहां पे पार्लियामेंट और जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। तो ये एक चैलेंज है इस बिल के साथ कि ये बिल हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। हम इस पूरे डिबेट को इंटरव्यू में और एसए में यूज कर सकते हैं, या फिर पेपर 2 में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है किस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है चैलेंज करता है या उनको किस प्रकार से इंपैक्ट करता है। ये पॉइंट हम वहां पे लिख सकते हैं। अगला मुद्दा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सर्च एंड सीजर का, कि कैसे केंद्र सरकार के अधिकारियों को यहाँ पे जरूरत से ज्यादा पावर दी गई है कि अगर उन्हें किसी के ऊपर भी शक है कि ये एक रेडियो इक्विपमेंट या टेलीकॉम इक्विपमेंट गलत तरीके से अपने कब्जे में लेके बैठा है और हम इसके घर की, ऑफिस की, प्लेन की, वेसल्स की सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें वारंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए उन्हें सीआरपीसी की जरूरत नहीं है। बिल के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उन्हें वारंट की जरूरत है। तीसरा मुद्दा जो कि काफी सेंसिटिव डेटा रिलेटेड है, दैट इज बायोमेट्रिक डेटा। आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं और स्टोर वाले भैया आपसे सबसे पहले बोलते हैं कि ठीक है आधार ले आओ, आधार के बिना सिम कार्ड नहीं मिलेगा। इस बिल के अंदर बोला गया कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं अगर वो किसी को भी सिम कार्ड दे रहे हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेना कंपलसरी है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बिना सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कल को मोबाइल का इस्तेमाल करके अगर कोई क्राइम होता है तो हमारे को पता होना चाहिए कि किसके मोबाइल फोन से क्राइम हुआ है। ऐसे में यह बोला गया कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके पास ये पावर है बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने की।
क्वेश्चन ये उठता है कि बायोमेट्रिक डेटा जो है वो डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर सेंसिटिव डेटा के अंदर आता है। बहुत ही सेंसिटिव डेटा है कि आपका प्राइवेट डेटा, आपके फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, रेटिना एटसेट्रा काफी सेंसिटिव डेटा है। तो ऐसे में क्या ये एक डिसप्रपोर्शनल क्लॉज है कि आपके प्राइवेट डेटा को आपकी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाते हुए ऑपरेटर्स को यह बोला गया कि यूजर का बायोमेट्रिक डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक काफी सेंसिटिव मुद्दा है जो कि राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जा सकता है कि अगर आपको किसी की वेरिफिकेशन करनी है कि कौन सिम कार्ड ले रहे, तो वो तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से भी हो सकती है कि कौन व्यक्ति है, उसके लिए बायोमेट्रिक जैसा सेंसिटिव डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देने की क्या जरूरत है। चौथा मुद्दा है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है, ये काफी ब्रॉड बिल है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है वो सिर्फ टेलीग्राफ इक्विपमेंट्स को कवर करता था, लेकिन जो टेलीकॉम बिल 2023 है ये इंटरनेट, टेलीकॉम, लैंडलाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, हर टाइप के कम्युनिकेशन को कवर करता है और इसलिए ये काफी ज्यादा ब्रॉड बिल है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जा सकता है कि इट इज अ वेरी ब्रॉड बिल। ऑल्सो यहां पर जो TRAI है उसकी पावर्स को सिग्निफिकेंटली कम किया गया। कैसे? आप ये समझिए कि अगर एक बैंक को लाइसेंस देना होता है या सेबी को अगर शेयर मार्केट के अंदर कोई रूल्स लेके आने हैं, IRDAI को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कुछ रूल्स या नियम लेके आने हैं, तो वो खुद से काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने देखा कि केंद्र सरकार के पास पावर है अलग अलग स्टैंडर्ड्स ले डाउन करने की, एडजुडिकेशन करने की। ये पावर्स केंद्र सरकार ने अपने पास रखी हैं और TRAI को नहीं दी। मतलब कि TRAI को जो पावर्स मिल सकती थी एज अ रेगुलेटर, वो पावर्स नहीं दी गई। मतलब कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर नहीं क्रिएट करा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि TRAI जो है वो किस प्रकार की बॉडी है, क्योंकि इसे TRAI एक्ट 1997 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। लेकिन इनकी काफी सारी पावर्स टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के अंडर सरकार ने अपने पास रखी है। ऑन अ साइड नोट, TRAI के अगर मैं आपको मेजर फंक्शंस बताऊं तो वो कुछ ऐसे हैं कि जो भी सिम कार्ड का बिल होता है या टैरिफ होता है उसको रेगुलेट करना TRAI का काम होता है। और इनका दूसरा काम है केंद्र की सरकार को अलग अलग टेलीकॉम रिलेटेड मैटर्स के ऊपर रिकमेंडेशंस देना। तो आप देखिए कि यहां पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोल TRAI को नहीं दिया गया और सरकार ने मेजर पावर्स अपने पास रखी हैं। पांचवा नेगेटिव मुद्दा इस बिल में है एग्जीक्यूटिव पावर का। कैसे? यहां पे बोला गया कि जो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं इस बिल के अंदर, मैंने आपको बताया कि इस बिल में हमारे को सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस दिए हुए हैं। जितने भी ये सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं ये सब के सब बिल के पीछे एक शेड्यूल में दिए हुए हैं। जैसे आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 होता है। सिमिलरली इस बिल में भी शेड्यूल और उस शेड्यूल के अंदर सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। इस बिल में बोला गया कि अगर सरकार सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस को अमेंड करना चाहती है तो वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकती है और उसके लिए सरकार को पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि क्या ऑफेंस होगा, क्या ऑफेंस नहीं होगा, क्या सिविल ऑफेंस होगा और क्या क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ये सारा का सारा काम एग्जीक्यूटिव ने अपने पास रखा। और इसमें कोई भी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार ने बोला कि इसके ऊपर हम बार बार अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, जब हमारे को ठीक लगेगा हम नोटिफिकेशन के माध्यम से इस शेड्यूल में अमेंडमेंट्स कर देंगे। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर के थोड़ा सा खिलाफ जाता है कि जब हमारे को इंटरसेप्शन लगानी थी तब भी हमने पार्लियामेंट को लूप में नहीं रखा, और अगर हमारे को नेचर ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन करना है तो भी हम पार्लियामेंट के साथ इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक और ऐसा क्लॉज है जो हमारे को दिखाता है कि इस बिल से सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हल्का सा हिलता है और कैसे एग्जीक्यूटिव का हाथ थोड़ा सा मजबूत होता है। तो ये था आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एनालिसिस, उसका 1997 का एनालिसिस और साथ में टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 का एनालिसिस। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स GS पेपर 2 के लिए शुरू हो रहा है 6 जनवरी 2024 से मेरी खुद की एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। जरूर एनरोल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।